ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ यार तौफीक साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि संविधान सभा का कोई कमरा था और उसका एक फीता काट कर उद्घाटन किया गया। ये पता नहीं कहाँ से कोई फैक्ट लेकर आ जाता है, कोई लिखवा देता है, एकदम गलत बात है। संविधान सभा का उद्घाटन जैसी कोई स्थिति नहीं रही है। तो साथियों, संविधान सभा में अब हम आज बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। कई सारे नए फैक्ट्स पर बात करेंगे, कुछ बातें आपको लिखनी है। दोस्तों, मैंने पहले से भी कहा है, ये संवाद वाली क्लास है। अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। आपके हर अच्छा प्रश्न जो टॉपिक से रिलेटेड है उससे रिलेटेड हम जरूर बात करेंगे। और ये एडिशनल है, ये स्पेशल क्लास है। तो सभी साथियों को नमस्कार। अमृता जी कह रही है चरण स्पर्श, सोनम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, रजलानी जी कह रहे हैं राधे राधे, प्रदीप जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, एक मित्र कह रहे हैं अनवर सुप्रभात, सभी को नमस्कार। हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा पर आगे। साथियों, पिछली क्लास में हालांकि हम लोगों ने बात की थी कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं मेंबर्स थी, इस विषय पर हमने बात की थी। पर फिर भी कई सारे प्रश्न आए दोस्तों के, अभी भी आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है कि इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं मैंने आज ही प्रवेश लिया है, तो आपका स्वागत है प्रवीण जी इस परिवार में। चिंता मत कीजिएगा, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, इवन ऑफलाइन से भी आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। साथियों, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो जवाब है 15। और हालांकि दोस्तों, मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि ये 15 महिलाएं एक साथ कभी भी सदस्य नहीं रही। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 15 महिलाएं संविधान सभा में सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त जरूर हुआ, लेकिन 15 महिलाएं एक साथ में कभी भी मेंबर नहीं रही, क्योंकि महिलाओं के लिए संविधान सभा में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। ये महिलाएं बन गई मेंबर। टोटल 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की जो बैठ के चली, उसमें टोटल मिलाकर जिन महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिला उनकी संख्या है 15। एक साथ में कभी भी ये 15 मेंबर नहीं रही और महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का उस दौरान आरक्षण नहीं था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख देता हूं, क्या भरोसा कोई प्रश्न पूछ ले। महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, आरक्षण नहीं था। किसमें? संविधान सभा की बात कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या पता ऐसा कुछ प्रश्न बन जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। एक दूसरी बात, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। एक प्रश्न और है, संविधान सभा की बैठक कहां हुई थी? साथियों, आज भी हमारे संसद में एक हॉल है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में होती थी और उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, ठीक है। तो प्रश्न जो पूछा है मैंने उसका जवाब दिया। अगर प्रथम बैठक का पूछे कि प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर को हुई थी साथियों, प्रथम बैठक, उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 9 महिलाओं ने भाग लिया। इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं साथियों। अब मैं ये चाहता हूं कि वो जो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा की मेंबर रही 9 दिसंबर से लगाकर 24 जनवरी 1950 तक, उन महिलाओं के नाम लिख लीजिए। एक प्रश्न पूछा है मनीषा जी ने, संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो आंसर होगा 15। लेकिन आपका प्रश्न है कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मेरे सामने पहली बार आया है। 15 में से 14 महिलाएं निर्वाचित थी, एक महिला मनोनीत थी। आपको बताया था कल साथियों कि कुछ लोगों का चुनाव हुआ, कुछ लोग मनोनीत हुए। तो 93 मेंबर्स जो देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे साथियों, उनमें से एक महिला थी जो कि केरल के त्रावणकोर से थी। अभी नाम भी उनका लिखवाएंगे, एनी मसेकर। 14 महिलाएं निर्वाचित थी, एक महिला मनोनीत थी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मनीषा जी ने, इसलिए मैंने उनका तुरंत जवाब दिया। तो प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए साथियों। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले
कि टोटल जो 15 महिलाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो मैं आपके सामने उन 15 महिलाओं के नाम भी रख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए 9 महिलाओं में सरोजनी नायडू, आप लोग जानते हैं पहली महिला राज्यपाल रही है सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी, ये उन 15 महिलाओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको। सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो चारों नाम मैंने लिखे हैं साथियों आपके सामने, ये चारों नाम बहुत फेमस नाम है, तो ध्यान रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित आप जानते हैं ना, पंडित नेहरू जी की सिस्टर है। राजकुमारी अमृता कौर तो भारत की पहली महिला मंत्री भी रही है। तो सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, इनके बारे में भी आप जरूर जानते होंगे, पहली महिला ग्रेजुएट है। ये सब स्वतंत्रता सेनानी है साथियों, और इनको हमारी संविधान सभा में काम करने का मौका मिला। इनके सबके नाम याद रखिएगा। हंसा मेहता के बाद में दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख अभी थोड़ी देर बाद में और बात करेंगे दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। दुर्गाबाई देशमुख हमारा जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो रहा है पहला, उसके अध्यक्ष के पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दुर्गाबाई देशमुख को। इनके हस्बैंड सीडी देशमुख भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सीडी देशमुख को आरबीआई का गवर्नर बनने का भी मौका मिला। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बेगम अयाज रसूल, बेगम अयाज रसूल, आप देखिए बेगम अयाज रसूल के बारे में एक बात ध्यान रखना साथियों, बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला है। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला है जिन्हें संविधान सभा का मेंबर बनने का अवसर मिला। एक दूसरी बात, इससे भी बढ़िया प्रश्न, बेगम अयाज रसूल हमारे जो हॉकी है, हॉकी का जो फेडरेशन है, हॉकी का जो महासंघ है, महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्षा भी रह चुकी है बेगम अयाज रसूल। ये सब बातें ध्यान रखना। क्या बातें ध्यान रखोगे? एक, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हॉकी फेडरेशन जो विमेन हॉकी फेडरेशन है उसकी अध्यक्षा भी रह चुकी। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, कमला चौधरी, एक मेंबर थी कमला चौधरी। तो 8 नाम हो गए कमला चौधरी। इसी प्रकार से ये सब नाम आपको याद रखना है। इस संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक मेंबर थी दाक्षायणी वेलायुधन, वेलायुधन, ये नाम अपने आपको याद रखने पड़ेंगे साथियों। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये सब नाम नोट कीजिएगा। दाक्षायणी वेलायुधन। मालती चौधरी, मालती चौधरी, एक मेंबर का नाम क्या था? मालती चौधरी। एक मेंबर थी पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। हालांकि इन सबको एक साथ मेंबर बनने का कभी भी अवसर नहीं मिला था साथियों, लेकिन ये सब मेंबर रहे हैं। और जैसा अभी आपने प्रश्न भी पूछा, कौन सा प्रश्न पूछा था कि कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो मैंने कहा 15 में से 14 महिलाएं निर्वाचित हुई थी साथियों, और एक मेंबर जो है वो मनोनीत हुई थी। एक मेंबर जो मनोनीत हुई थी वो त्रावणकोर से थी, उसका नाम था एनी मसेकर, एनी मसेकर। तो ये नाम ध्यान रखिएगा साथियों, ये मनोनीत थी। मैं इनके कोष्टक में लिख दूं मनोनीत, और कहां से थी? केरल से। ये ऐसे ध्यान रखना है साथियों। 12, तो आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ 2-3 नाम और लेना चाहूंगा। एक अमू स्वामीनाथन, अमू स्वामीनाथन भी मेंबर थी संविधान सभा की। अमू स्वामीनाथन। टोटल 15 महिलाएं, इसमें से मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे हैं। लीला राय का नाम आपको याद रखना, 14वें नाम के रूप में क्या लिखेंगे? लीला राय, लीला रॉय लिख दीजिए, लीला रॉय। लीला रॉय नाम नहीं आया है, एक सेकेंड,
सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित 4, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम अयाज रसूल, कमला चौधरी, दक्षिणी बेलादून, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मसेकर, अमू स्वामीनाथन, लीला रॉय और लास्ट में लिखिए रेणुका रे। रेणुका रे। साथियों, ये 15 के 15 आपको नाम लिखने हैं। राजस्थान की बात अभी करनी नहीं है मेरे भाइयों। राजस्थान से वैसे एक भी महिला नहीं थी। हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं सिलेबस की। जब राजस्थान की बात आएगी तो राजस्थान में अलग बात करेंगे, जब बिहार की बात आएगी तो बिहार से अलग बात करेंगे, जब संयुक्त प्रांत की बात आएगी तब संयुक्त प्रांत पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल हम पूरे भारत का जो कॉमन सिलेबस हमने आरएस के हिसाब से, स्टेट पीएससी जो बिहार का है, यूपी का है, एसआई का है, इंडिया के जो सिविल सर्विसेज है, उसके हिसाब से बात हम लोग कर रहे हैं। साथियों, ये 15 मेंबर है। ये 15 मेंबर आपको ध्यान रखने हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेणुका रे सब लोगों ने लिख दिया है, एकदम सही है। साथियों, आपको नाम ध्यान रखने हैं। देखिए, सरोजिनी नायडू के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री है, भारत सरकार में मंत्री रही है। इसके बाद में बेगम अयाज रसूल के बारे में आपको मालूम होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला है, हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष रही है। एनी मसेकर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये एकमात्र मनोनीत सदस्य है। पहला पेज वापस बताऊं, ओके, ये लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों, दुर्गाबाई देशमुख के बारे में मैंने बताया, थोड़ी देर में अभी और बात करूंगा। बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 15 के 15 नाम आपको याद रखने हैं। एक मित्र कह रहे यूपीएसआई की क्लास। अरे मेरे भाइयों, यूपीएसआई हो, चाहे राजस्थान का एसआई हो, चाहे बिहार का एसआई हो, चाहे यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सीजीएल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रिजेश सरकार जी एक प्रश्न पूछ रहे, उस समय चुनाव कैसे हुआ? अरे इस पर तो हमने बात की थी ना, चुनाव हुआ ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। कैसे कर रहे हैं आप? पुरानी क्लास देखिएगा ब्रिजेश जी। कल जब लाइव आया था तब मैंने आप लोगों से बात की थी किस विषय पर, कि किस तरह से चुनाव हुए। विजय राव साहब क्या कह रहे हैं? विजय लक्ष्मी पंडित यूएन महासभा की पहली अध्यक्ष। एकदम सही बात है, ऐसे तो प्रश्न पूछे जाते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित के संदर्भ में गलत कथन को छाटिए। नंबर 1, ये पंडित नेहरू की बहन है। नंबर 2, ये यूएनओ में महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है, ये पहली महिला है जो अध्यक्ष रही है, और ये संविधान सभा की मेंबर भी रही है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बजरंग जी ने एक प्रश्न पूछा, मनोनयन का आधार वही था जो आज है? जी नहीं, जी नहीं। मनोनयन मन से हुए हैं साथियों। मनोनयन देशी रियासतों में हुए हैं। देशी रियासतों में राजा महाराजा और प्रजामंडल के नेता दोनों ने मिलकर जिस नाम पर सहमति व्यक्त की है, उनका मनोनयन हुआ। वैसे अधिकांश उन लोगों का ही मनोनयन हुआ है जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों का ही मनोनयन हुआ। और वैसे भी कहते हैं कि अगर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव अगर करवाया भी जाता तो भी ऐसी स्थिति में यही लोग चुनकर आते, क्योंकि ये पॉपुलर चेहरे हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन सी महिला ने किया? अरे मांगीलाल जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कहां हैं? आप बाद में जुड़े हैं क्या मांगीलाल जी? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कहां गए? एनी मसेकर, ये लिखवाया ना मैंने। देश मनोनीत का। आप मांगीलाल जी एक बात बताओ, आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि साहब कौन सी महिला का देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व हुआ? मांगीलाल जी थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए। क्या दिमाग को इस तरह से यूज करना कि मनोनीत कहां से होते थे? देशी रियासतों से होते थे, तो फिर ये हो गया ना देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व। कुछ बातें ऐसी है साथियों जो रटिए मत आप। मेरा बार बार आपसे आग्रह रहेगा, आप रटिए मत। अरे यार, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया ये मैं अलग से लिखवाऊं, और एनी मसेकर एकमात्र मनोनीत महिला थी ये मैं अलग से लिखाऊं तो मेरी मूर्खता होगी साथियों। अरे मनोनीत देशी रियासतों से ही होते थे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा साथियों। इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। पहली बैठक में शामिल होने वाली कौन सी 9 महिलाएं हैं? तो देखिए, एक बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, बेगम अयाज रसूल हो नहीं सकती, क्योंकि वो मुस्लिम लीग से थी और मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। राजकुमारी अमृता कौर हो नहीं सकती, क्योंकि वो WHO की बैठक में भाग लेने के लिए
अमेरिका गई हुई थी। विजय लक्ष्मी पंडित हो नहीं सकती क्योंकि वो यूएनओ महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका गई हुई थी। इसी प्रकार से एनी मसेकर हो नहीं सकती क्योंकि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व इनिशियल स्टेज में हुआ ही नहीं। तो 15 में से 4 महिला तो हमने ऐसे ही निकाल दी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपना आप इन प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। मेरा ऐसा कहने का मतलब है साथियों, इस प्रकार के अगर हम इस तरह से बातें करते रहे तो कभी भी अपना सिलेबस पूरा नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं कि आप रटिएगा मत, एकदम खुला मस्तिष्क से इन सब चीजों को सुनेंगे तो अपना आप दिमाग चलेगा। एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा देखिएगा। एक प्रश्न आ जाए, इनमें से कौन सी महिला ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया? तो मैंने 4 नाम तो आपको अपना भी बता दिए, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम अयाज रसूल और एनी मसेकर। अब देखिए, बेगम अयाज रसूल मैंने ये बताया ही नहीं आपको कि उन्होंने पहली बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन अगर आपको पता है, क्या पता है कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, उनकी ओर से 9 दिसंबर की बैठक में किसी ने भाग नहीं लिया, तो बेगम अयाज रसूल ने भी भाग नहीं लिया। क्लियर। जब आपको पता है कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व 9 दिसंबर की पहली बैठक तक तय नहीं हो पाया तो एन ए मसेकर का नाम हो ही नहीं सकता। इस तरह से साथियों अगर दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। चंचल कह रही है कि प्रथम बैठक में 10 महिलाएं शामिल हुई, तो बता दीजिए 10 महिलाएं आप कहां से लेकर आते हैं फैक्ट, मुझे मालूम नहीं है। रेणुका रे है, आरजू रेणुका रे ही है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। पूर्णा नहीं है, पूर्णिमा बनर्जी है। इस प्रकार से हम लोगों ने बात की। बेगम अयाज रसूल थी पहली बैठक में, कहां से लेकर आए हैं पवन कुमार जी? जब मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार ही कर लिया तो ऐसी स्थिति में वो कैसे भाग ले सकती है, जबकि वो मुस्लिम लीग से ही चुनाव जीतकर आई थी। खैर साथियों, 9 दिसंबर की ये पहली बैठक हो गई। अब एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम वक्ता कौन थे? प्रथम वक्ता कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो उसके प्रथम वक्ता कौन थे? ये एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है साथियों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। प्रथम वक्ता साथियों अगर प्रश्न पूछे तो आपको जेबी कृपलानी ही लिखना है। बहुत अच्छे, क्या बात है सचिन जी, बिट्टू कुमार जी, अमृता जी, बहुत बढ़िया, अश्विनी जी, साहू जी, बहुत सबने सही जवाब दिया। जेबी कृपलानी ही संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। जेबी कृपलानी 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई उसके प्रथम वक्ता के रूप में। जो मित्र राधाकृष्णन कह रहे हैं वो गलत है साथियों, जो राधाकृष्णन कह रहे हैं वो एकदम गलत है। सही आंसर जेबी कृपलानी है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मेरा अगला प्रश्न है, उसका जवाब दो तो मान जाऊंगा। संविधान सभा के उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के उपसभापति कौन थे? सोनू जी चिंता मत कीजिए, सबके कमेंट दिख रहे हैं। कुछ क्या बहुत फास्ट चलते हैं तो कभी नाम नहीं ले पाते हैं। उपसभापति कौन थे संविधान सभा के, बताइए। उपसभापति पूछे तो साथियों आंसर दीजिएगा फ्रैंक जे एंथोनी। क्या जवाब देंगे? फ्रैंक जे एंथोनी। ये आंसर है, फ्रैंक जे एंथोनी। पहले उपसभापति कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। साथियों ये राजेंद्र प्रसाद सुलोचना जी कह रही हैं कि उपसभापति थे, जबकि प्रशांत पालीवाल जी कह रहे हैं फ्रैंक एंथोनी। बहुत बढ़िया। दीपक जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग एससी मुखर्जी कह रहे हैं, कुछ लोग वीटी कृष्णमाचारी कह रहे हैं, रमेश जी कह रहे हैं फ्रैंक एंथोनी, वेरी गुड। अमित कुमार जी कह रहे हैं फ्रैंक जे एंथोनी, अमृता जी कह रही है फ्रैंक जे एंथोनी। याद रखिएगा साथियों, संविधान सभा के पहले और एकमात्र उपसभापति फ्रैंक जे एंथोनी ही थे। ये जो एचसी मुखर्जी जो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर में साथियों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब संविधान सभा का
प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मैं बीमार भी रहता हूं, इसलिए मुझे मेरे कार्यों में मदद करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। तो फ्रैंक जे एंथोनी को संविधान सभा में उपसभापति के पद पर नियुक्त किया गया और कहा कि आप मेरे कार्य में क्या करना, मदद करना साथियों। लेकिन जैसे ही संविधान सभा के 2 स्थायी उपाध्यक्ष बना दिए गए तो फ्रैंक जे एंथोनी का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये फ्रैंक जे एंथोनी आंग्ल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे साथियों। और अभी आप प्रश्न मत पूछना कि आंग्ल भारतीय क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे, चिंता मत कीजिए। बहुत बढ़िया, बिट्टू कंवर जी ने तो पहले ही कह दिया आंग्ल भारतीय। क्या बात है, बड़ी खुशी होती है मुझे जब इस तरह से जवाब देते हैं मित्र लोग। पवन कुमार जी कह रहे हैं कि 7 बार मनोनीत। यस, भारत की लोकसभा में ये 7 बार राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत हो रखे। ये फ्रैंक जे एंथोनी हमारी संविधान सभा के पहले उपसभापति थे, पहले और एकमात्र उपसभापति। जेठाराम जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। अभी बात कर रहे हैं जेठाराम जी, संविधान सभा में उपाध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, उपसभापति पर बात कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं, उपसभापति एक ही थे, पहले थे और एकमात्र, इसके बाद में कभी और उपसभापति नहीं बनाया गया। फ्रैंक जे एंथोनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे और बाद में लोकसभा में 7 बार राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं साथियों। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब ये संविधान सभा के मेंबर थे फ्रैंक जे एंथोनी, मुश्किल से उम्र 35-36 साल की थी साथियों। मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के भविष्य का निर्माण करने वाली संविधान सभा के मेंबर बन गए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने कैलिबर के व्यक्ति थे। 32 साल के लगभग उनकी एज थी साथियों। आप जरा सोचिए, गजब के शिक्षाविद थे। शिक्षाविद के रूप में इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में आज भी बड़ा जबरदस्त तरीके से याद किया जाता है। 7 बार मनोनीत हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब साथियों मित्र लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष। साथियों ध्यान रखना, मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, आपके प्रश्नों का जवाब भी देना चाहता हूं। और जो मित्र कह रहे हैं कि मेरे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, उनको भी कह देता हूं कि उनके कमेंट दिख रहे हैं। सुनील जी, विष्णु साहब, चिंता मत कीजिए, आपके कमेंट दिख रहे हैं। अच्छा प्रश्न आएगा, तुरंत आपका जवाब मिलेगा। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, यह ध्यान रखना साथियों। कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। एक अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और दूसरा देशी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले। देशी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, एकदम क्लियर कर देना। अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व करते थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, क्या नाम था? H.C. मुखर्जी। और देशी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे वीटी। टीटी नहीं है, वीटी है, ध्यान रखना। वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 उपाध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी का नाम नहीं लेना अभी, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आएगा, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। H.C. मुखर्जी बंगाल से थे साथियों, बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे। वो अंग्रेज भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। HK नहीं है, कौमार है, कुमार नहीं है, कौमार। क्या है? कौमार। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इसलिए इनका नाम क्या है? H.C. मुखर्जी। और देशी भारत का प्रतिनिधित्व करते थे वीटी कृष्णामाचारी, जो कि राजस्थान से थे। पर चूंकि अभी राजस्थान बंगाल की हम लोग बात नहीं कर रहे, केवल इशारा मैं बता रहा हूं। वीटी कृष्णामाचारी राजस्थान की देशी रियासत का प्रतिनिधित्व करते थे। देशी भारत की ओर से संविधान सभा में क्या थे साथियों? उपाध्यक्ष थे। क्या मेरी बात को समझ रहे? ये सब बातें आपको याद रखनी है, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं साथियों। आगे चले साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव, ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं साथियों। सचिव थे H.V.R. आयंगर। H.V.R. आयंगर संविधान सभा के
सचिव थे साथियों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, संजू सही कह रहे हैं, कुमार बंगाली थे, इसलिए COOMAR लगता है, बंगाली थे, एकदम सही कह रहे हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। संविधान सभा में सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और पता है, मैं आपको, अरे यार, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सचिव थोड़ी थे यार, वो तो अध्यक्ष थे, और वो भी अस्थायी अध्यक्ष। ऐसे क्या कर रहे हो? HVR अयंगर थे। ये मैं आपको साथियों इसलिए भी बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कहां पूछे जा सकते हैं। आप याद कीजिएगा, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी, याद रखना, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक होगी, तब उस अंतिम बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी के रूप में ये काम करेंगे HVR अयंगर। HVR अयंगर, ये नाम याद रखना, ये संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे साथियों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपको याद रहेगा? ऐसा आपको याद रखना है। एक मित्र पूछ रहे हैं, राकेश कुमार जी, कि सर HVR अयंगर की पूरा नाम क्या है? तो ऐसा क्यों आप पढ़ना चाहते हैं? H फॉर हरवन है, V फॉर वरदाचार्य है, और R फॉर और भी उनका मतलब R फॉर उनका नाम पड़ता है पूरा वरदाचार्य। तो HVR अयंगर क्या करेंगे इतना पूरा नाम करके? आप तो इतना ध्यान रख लीजिएगा कि ये संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। तो KM मुंशी संविधान सभा के सचिव नहीं थे मेरे भाई। जब पता हो सही तभी बोलना चाहिए। KM मुंशी और संविधान सभा के सचिव के साथ क्या संबंध था, ऐसा नहीं बताना है। ये आप अगर बार बार इस तरह से गलत बोलते रहेंगे तो आपको परमानेंटली ऐसे ही याद हो जाएगा, गलत याद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। श्रवण यादव जी, प्रश्न तो बताइए, कौन से प्रश्न का जवाब नहीं दिया मैंने? अरविंद कुमार जी कह रहे हैं सर लिखने का समय, देखिए इतनी देर से लिखा हुआ है, आराम से लिख दीजिएगा। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर। ठीक है, आगे बढ़े। अब साथियों, एक मित्र बार बार पूछ रहे हैं नियम समिति, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। संविधान सभा में कई समितियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सभा में कई समितियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वह थी नियम समिति, रूल्स कमेटी। और साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूल्स कमेटी में टोटल 15 सदस्य थे। ठीक है, अभी मैं क्यों बता रहा हूं साथियों, ये समिति वह समिति है जो इनिशियल स्टेज में ही, जो शुरुआती दौर में ही गठित हो गई थी। और इवन आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा गठित की गई पहली समिति जो है वो नियम समिति है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसी दिन ये तय कर लिया था कि संविधान सभा किस तरह से काम करेगी, संविधान सभा की कितनी बैठकें होगी, बैठकों का समय क्या रहेगा, संविधान सभा में ब्रेक कब होगा, लंच ब्रेक कब होगा, और क्या संविधान सभा रात्रि में भी काम करेगी, क्या संडे को अवकाश रहेगा, क्या संविधान सभा के जो मेंबर्स भाग उसमें लेंगे, क्या उन्हें TADA मिलेगा, क्या इस संदर्भ में प्रस्ताव कौन रखेगा, प्रस्ताव का जवाब किस तरह से दिया जाएगा। इन सब मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था रूल्स कमेटी। जिसका नाम क्या था साथियों? रूल्स कमेटी था। और इस रूल कमेटी में अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को ही रूल्स कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 10 दिसंबर को वो 15 सदस्य चुन लिए गए संविधान सभा के, जो इस रूल कमेटी में मेंबर थे। और 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जब पद संभाला, तब वो इस रूल कमेटी के क्या बन गए? वो इस रूल कमेटी के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। साथियों आपको यह ध्यान रखना है, संविधान सभा की ये पहली कमेटी है। संविधान सभा की ये पहली कमेटी है। टोटल 15 मेंबर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पदेन अध्यक्ष है। और रमेश सांभरिया जी ने एकदम सही बात कही है कि इस रूल कमेटी में एक ही महिला सदस्य थी,
एक महिला सदस्य, एक महिला सदस्य, और उनका नाम क्या है? दुर्गाबाई देशमुख। अभी मैंने आपको बताया था दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की रूल कमेटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जो सबसे पहली बार गठित की गई, उसकी एकमात्र महिला सदस्य थी। शिवानी जी ने प्रश्न पूछा, क्या सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए? देखिए, संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई तो कहा कि संविधान सभा में रूल कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो अपने आप को मेंबर बनाना चाहता है वो खड़ा हो सकता है चुनाव में। सरप्राइजिंग ये था कि केवल 15 लोग ही खड़े हुए, इसलिए 15 के 15 क्या हो गए? निर्विरोध निर्वाचित हो गए। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दे दिया साथियों। ठीक है, नहीं विमल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा 15 थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पदेन अध्यक्ष थे, क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए वो रूल कमेटी के भी क्या थे? अध्यक्ष थे। 15 सदस्य अलग से थे। हाँ, पवन कुमार जी सही कह रहे हैं कि दुर्गाबाई देशमुख तो पहला लोकसभा चुनाव हार गई थी। एकदम बात सही है। दुर्गाबाई देशमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की सदस्य थी। दुर्गाबाई देशमुख रूल कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य थी। दुर्गाबाई देशमुख स्वतंत्रता सेनानी, भारत के वित्त मंत्री रहे, सीडी देशमुख की पत्नी है। दुर्गाबाई देशमुख केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है और पहली भी अध्यक्ष है। और दुर्गाबाई देशमुख पहला लोकसभा चुनाव हार गई थी। ये बात एकदम सही है। सांवर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, किस दिन बनी थी ये समिति? देखिए, 10 दिसंबर 1946 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी कि जो जो मेंबर बनना चाहता है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 15 लोगों ने फॉर्म भरे। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को उनके नाम डिस्क्लोज हो गए, उनके नाम बाहर निकाल दिए गए कि ये लोग 15 मेंबर बन गए। ठीक है। देखिए, कुणाल जी ने एक प्रश्न पूछा कि उपसभापति और उपाध्यक्ष में फर्क क्या? पावर का फर्क है। सभापति और अध्यक्ष में फर्क पूछिए तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सभापति और अध्यक्ष में फर्क अगर पता है तो उपसभापति और उपाध्यक्ष में भी फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा। सभापति तो वो होता है साथियों जब 15-20 लोग होते हैं और अगर आपने मुझे सभापति बना दिया तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो बैठक हो रही है उस बैठक में जो कुछ हो रहा है इनको रिकॉर्ड करने का मैं काम करूंगा, बस। सभापति एक्चुअली में कंपाइल करने का काम करता है। सभापति कम पावरफुल होता है। लेकिन अगर आप 15-20 लोग हैं और आपने मुझे अध्यक्ष बना दिया है तो ऐसी स्थिति में सभा कैसे संचालित होगी? सभा में कौन कौन से मुद्दे होंगे, उन मुद्दों पे जो निर्णय लिया जाता है, उन निर्णय को क्रियान्वयन, इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। तब मैं अध्यक्ष बनता हूं। अध्यक्ष पावर के हिसाब से ताकतवर होता है और किसी को अगर आप सभापति बोलते हैं तो कम ताकतवर होता है। सेम बात उपसभापति और उपाध्यक्ष के संदर्भ में लागू होती है। कुणाल साहब ने प्रश्न पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। एक प्रश्न शुभ वैष्णव जी ने पूछा है, सर संविधान सभा में महिलाओं के लिए अलग से मीटिंग करने को क्यों कहा? अरे किसने कहा भाई? किसने कहा संविधान सभा में महिलाओं की अलग से मीटिंग होनी चाहिए? अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। संविधान सभा में सब पुरुष हो चाहे महिला हो एक साथ में बैठकर बात करते थे। चलिए, एक प्रश्न पूछा है सरकार, ब्रिजेश सरकार, सर संविधान सभा के सदस्यों को वेतन और भत्ते कौन देता था? हम देते थे, हमारी सरकार देती थी भाई। हमारी सरकार उनको वेतन भत्ते, उनका खर्चा जो भी आता था वो देते थे, कोई अंग्रेज थोड़ी देते थे। चलिए, ये मेंस के लिए नहीं है, ये पीटी ओरिएंटेड है। एक अंकिता जी ने प्रश्न पूछा, इसका मैंने जवाब दिया। सुभाष जी जाखड़ साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, झंडा समिति, पहली बात तो कोई इस प्रकार की समिति थी नहीं और अधिकांश जगह पर लिखा हुआ आता है कि जेबी कृपलानी थे। ये गलत है, ये गलत है। ये मैंने पहले भी कई बार कहा है। आगे बढ़े अब इससे आगे। चलिए साथियों, एक प्रश्न पता नहीं क्यों प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है यार। दूसरी बैठक कब हुई? ये कोई बात हुई क्या? संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर को हुई, पहली बैठक थी। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को थी। तीसरी बैठक 11 दिसंबर को थी। चौथी बैठक 12 दिसंबर को थी। पांचवी बैठक 13 दिसंबर को थी। इस प्रकार के प्रश्नों का कोई इलाज नहीं है साथियों। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो दूसरी बैठक कब होगी? 10 तारीख को ही होगी।
ये गलत प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न पता नहीं क्यों पूछ लेते हैं और कुछ लोगों ने लिखवाना भी शुरू कर दिया। तो 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से 22 दिसंबर तक पहला सत्र चलता रहा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर 10 दिसंबर है, हालांकि इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। ठीक, एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने जवाब दे दिया था साथियों। एक मित्र कह रहा है कि सर पहली बैठक में 211 लोगों ने भाग लिया, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, मैंने कह दिया पहली बैठक में 211 नहीं है, प्रथम बैठक और प्रथम सत्र, इन दोनों में बड़ा अंतर है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। ये सही है, ये एकदम बात सही है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रथम सत्र पूछे तो प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 22 दिसंबर 1946 तक चला। प्रथम सत्र काफी दिनों तक चला। उसमें अगर आपको पूछे तब आप आंसर लिखिएगा 211, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक मित्र कह रहे हैं अमन जी कि 11 दिसंबर हमको लिखवाया गया। कौन लिखवाता है? अरे मेरे भाइयों, 11 दिसंबर कौन लिखवाता है? एक्चुअली में क्या होता है मैं बता देता हूं। हम कुछ इस तरह से लिखवाते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। फिर हम लोग लिखवा देते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी नहीं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 और दूसरी बैठक 10 दिसंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठक तो ऐसी ही चलती, 9, 10, 11, 12 इस तरह से चल रही थी। तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सबके मैसेज दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सेकंड बैठक कहां से लेकर आ गए 11 दिसंबर? 10 दिसंबर ही है साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 207। प्रथम सत्र जो कि काफी दिनों तक चला, उस सत्र में टोटल लोगों ने जो भाग लिया उनकी संख्या क्या है? 211 है साथियों, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यस, विमल सही कह रहे हैं, प्रथम बैठक में 207 और प्रथम सत्र में 211। चलिए आगे बढ़े। अब साथियों 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बैठी तो उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का क्या चुन लिया गया साथियों? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या है कि सर कुल कितनी बैठक हुई? 9 दिसंबर 1946 से काउंट कर लीजिए साथियों 24 जनवरी 1950 तक। ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन का ये जो आंकड़ा है ये ठीक नहीं है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 11 दिसंबर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैठक 10 दिसंबर को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे 11 दिसंबर 1946 को। एक दूसरा बात, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सभापति थे या अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे? तो साथियों मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, शुरुआती दौर में संविधान सभा के अध्यक्ष को सभापति ही कहा जाता था। शुरुआती दौर में संविधान सभा के अध्यक्ष को सभापति ही कहा जाता था, फिर उनका नाम चेंज होकर अध्यक्ष हो गया। ठीक है, इसलिए अगर कहीं किताबों में लिखा हुआ आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति बना लिए गए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। अब साथियों संविधान सभा की जब पहली बार बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की कि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। हमने बात की थी कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, और साथियों हम लोगों ने यह भी बात की थी कि एक मेंबर आने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनके निधन पर शोक भी प्रकट किया गया था। मैंने नाम भी लिखवाया था साथियों, प्रश्नदेव रैकूट। याद आया?
कृष्णदेव रैकुट, ये नाम नोट भी किया होगा कल आपने। इनका निधन हो गया था तो इनके ऊपर शोक भी प्रकट किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, शोक। साथियों जो मुस्लिम लीग, हाँ लक्ष्मीकांत जी एकदम सही कह रहे हैं, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी। ये पता नहीं 11 दिसंबर को दूसरी बैठक का कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आ गए, 9, 10, 11, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मुझे मालूम नहीं है। साथियों कृष्णदेव रैकुट का निधन हो गया और मुस्लिम लीग जब बैठक में नहीं आई, मुस्लिम लीग जब बैठक में नहीं आई तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी व्यक्ति को हुई तो वो थे इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथियों। विंसेंट चर्चिल ने संविधान सभा की बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर यह कहा कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन गायब है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, प्रथम बैठक का, नोट करके लिखिए, प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, ये लिख दीजिएगा, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल, ये भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी थे। विंसेंट चर्चिल ने क्या कहा? विंसेंट चर्चिल ने कहा, क्या कहा? लिख दीजिए, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं साथियों, जिसकी दुल्हन ही गायब है। लिख दीजिएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों? ये संवाद वाली क्लास है। मैं चाहता हूं कि आपके किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन है, कोई फैक्ट को लेकर कोई दिक्कत है तो इस बार समस्या का समाधान करना है। संवाद वाली क्लास है, कोई बात नहीं, आपने कुछ गड़बड़ पढ़ लिया, हो सकता है कभी मैं भी गलती कर सकता हूं, इंसान ही गलती करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जरूर आप लिख दीजिएगा। आप सबके प्रश्न दिख रहे हैं विकास सैनी जी, क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रश्न ढंग का होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। एक ही प्रश्न का बार बार जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इतने सारे मित्र एक साथ देख रहे हैं और प्रश्नों को एकदम धड़ जा रहे हैं, एकदम फास्ट स्पीड चल रही है। हाँ, सरवण जाट जी कह रहे हैं कि सर ऐसा इन्होंने क्यों कहा था? विंसेंट चर्चिल के लिए तो बहुत खुशी की बात है। विंसेंट चर्चिल चाहते थे कि भारत कभी आजाद नहीं हो। विंसेंट चर्चिल चाहते थे कि भारत में कभी संविधान सभा का गठन नहीं हो। विंसेंट चर्चिल इंग्लैंड में विपक्ष के नेता थे और विपक्ष का काम है आलोचना करना। निशांत जी कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दुल्हन के बिना कोई विवाह हो सकता है क्या? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग ही नहीं आई है तो आप फिर कैसे संविधान का निर्माण करोगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, चर्चिल कहना चाह रहे हैं। तो चर्चिल के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है साथियों, तो चिंता मत कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब, हर प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न थोड़ा सा ढंग से होना चाहिए। मदन वर्मा जी ऐसा क्यों कहा? मैंने जवाब दे दिया है। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता कि ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। लेकिन चूंकि आप एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर या स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कारण समेत मालूम होना चाहिए, कारण समेत मालूम होना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो तो यही चाहते थे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये सब सीन है किसके द्वारा कहे गए? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहे गए। साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की जब बैठक हुई तो संविधान सभा की इस बैठक में पंडित नेहरू जी, ऑब्वियसली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये सब फैक्ट आप लोग पढ़ते रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात साथियों ये है कि पंडित नेहरू के जो बड़े भाषण जो माने जाते हैं, जिसकी तारीफ होती है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित नेहरू ने रखा तो बहुत विस्तार से उन्होंने भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है उस पर बात की, भविष्य में जो सरकार बनेगी उसका स्वरूप कैसा होगा उस पर बात की, संघात्मक ढांचा होगा, एकात्मक ढांचा होगा उस पर बात की, लोगों को किस प्रकार से न्याय दिया जाएगा उस पर बात की, लोगों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे उस पर बात की, लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जाएगी उस पर बात की, देश की एकता अखंडता को किस तरह से मजबूत किया जाए, उन सब विषय पर उन्होंने बात की इस उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों डॉक्टर अंबेडकर एवं M.R. जयकर, नाम नोट कर लीजिएगा, M.R. जयकर साहब ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने का विरोध किया। तुरंत पारित करने का क्या किया साथियों? विरोध किया। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं आपके। पंडित नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उनको लगा कि अभी रखा है और अभी 2 घंटे में उस पर चर्चा होकर उसके तुरंत पारित कर लिया जाएगा, ऐसा उनको आइडिया था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पारित करने का विरोध किया। और साथियों इस विरोध का कतई तात्पर्य ये नहीं है कि वे पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, वे पंडित नेहरू का विरोध नहीं कर रहे थे। दोनों, डॉक्टर अंबेडकर हो चाहे M.R. जयकर साहब हो, दोनों संविधान के बहुत बड़े जानकार थे, दोनों बहुत अच्छे विधि के जानकार थे। M.R. जयकर साहब तो पूना विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं साथियों, और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में तो बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। किस लिए विरोध किया, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं विश्राम जी गुर्जर साहब, मैं आपको जवाब दे रहा हूं इसका साथियों। क्यों किया, इसका जवाब दे रहा हूं, बहुत ढंग से सुनना। ये कोई पटवारी, लेखपाल, वनपाल की क्लास नहीं है, ये सिविल सर्विस और SI की तैयारी करने वालों की क्लास है, इसलिए आपको एकदम ढंग से मालूम होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर M.R. जयकर साहब, ये दोनों चूंकि विधि के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग बैठक में आ नहीं रही है, मुस्लिम लीग संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही है और भारत का संविधान बनाना हमारा काम है। अगर आज हमने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया तो मुस्लिम लीग के लिए संविधान सभा की बैठकों में भाग लेना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो ये हम पर आरोप लगाएंगे कि जब आपने उद्देश्य प्रस्ताव ही पारित कर दिया, भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है उसको ही पारित कर दिया, तो फिर हमारा आने की जरूरत ही नहीं रही। अब तो मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध किया कि भाई मुस्लिम लीग को बुलाओ, नहीं तो तकनीकी रूप से हम गलत हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम घर में 10 लोग हैं, उदाहरण के तौर पर हम घर में 10 लोग हैं और हमारे घर पर किसी शादी का कार्ड आया है, पिताजी घर से बाहर गए हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मम्मी घर पे नहीं है, पिताजी घर पे नहीं है, 10 में से 8 लोग हम बैठे हैं और हमारे घर पर कार्ड आया शादी का कि वहां जाना या नहीं जाना इसके बारे में निर्णय लेना है। तो पड़ोस के एक अंकल आकर हमको ये कहते हैं कि भाई आज तुम निर्णय मत लो, अगर तुमने ये निर्णय ले लिया है जाना या नहीं जाना है तो पिताजी और जो माँ है वो घर में आएंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि जब आप हमारे बिना पूछे निर्णय ले रहे हो तो फिर का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार से वो ये कहना चाहते हैं कि फिर तो वो कभी मेंबर आएंगे ही नहीं, मुस्लिम लीग के मेंबर कभी भी संविधान सभा की बैठक में भाग लेंगे ही नहीं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर और M.R. जयकर साहब कह रहे हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझें। विष्णु सिंह जी राजपूत साहब कह रहे हैं सर इस समय डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग से थे क्या? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग से चुनाव जीतकर नहीं आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतकर आए थे। थोड़ी देर में हम लोग बात करने वाले हैं,
विष्णु सिंह जी, आपकी बात को मैं समझ गया हूं, थोड़ी देर में डॉक्टर अंबेडकर पर हम लोग आने ही वाले हैं, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी एक बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसका जवाब दे देना चाहिए। संविधान सभा में कांग्रेस से 208 सदस्य चुनकर आए थे और मुस्लिम लीग से 73 सदस्य चुनकर आए थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, आज फिर रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस में भले ही 208 लोग चुनाव जीत कर आए हो, कांग्रेस में 25 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था, जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। क्योंकि संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो इस बात पर विचार किया गया कि एक पार्टी के लोगों को ही चुनाव जीत कर आएंगे तो लोग कहेंगे कि ये क्या तरीका हुआ। इसलिए कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने टिकट पर चुनाव जितवाया था जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम सुना होगा आपने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और अभी भारत सरकार और की कई सारी स्कीम्स जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे साथियों। इवन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कांग्रेसी नहीं थे मूलतः, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा के मेंबर बनकर आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी प्रकार से अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये भी कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे साथियों। ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं? तो टोटल जरूर कांग्रेस से 208 थे, लेकिन 25 से ज्यादा लोग, इवन डॉक्टर अंबेडकर भी कांग्रेस के टिकट पर बाद में संविधान सभा के मेंबर बने थे। कैसे बने थे उस पर थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर आए। ये मैं जानबूझकर अभी बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं बताया तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया, और आंसर होता है के एम मुंशी। उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मुझे ये बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे संविधान सभा में, लगभग 25 के करीब थे, जो मूलतः कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। 208 लोगों में से ऐसे लोगों की संख्या थी। फिर एक बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि संविधान सभा में बड़े फिगर कौन कौन जो थे वो सदस्य नहीं बने। एक, महात्मा गांधी, बहुत बड़ा नाम था, लेकिन संविधान सभा में वो मेंबर नहीं बने। फिर देखिए आप, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वो संविधान सभा के मेंबर नहीं बने। ठीक है, इसी प्रकार से एक और नाम जो हमारे संविधान से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, सर बी एन राव, अभी बात करेंगे, हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। साथियों, ये बातें मालूम होनी चाहिए। गांधी जी संविधान सभा के मेंबर नहीं बने, ऑफर दिया गया था, गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं दूसरा काम कर रहा हूं। उस समय एक्चुअली में जब संविधान सभा के चुनाव जब हो रहे थे तो उस समय भारत में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। तो महात्मा गांधी बंगाल गए हुए थे, नोआखली गए हुए थे सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये पहले महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार का व्यक्ति तो संविधान सभा का मेंबर नहीं बना। जयप्रकाश नारायण गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर माने गए, वो उसके मेंबर नहीं बने। सर बी एन राव हमारी संविधान सभा के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कह सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार, संविधान से बहुत निकटता से जुड़े हुए थे, लेकिन वो मेंबर नहीं बने। अरे वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के मेंबर थे यार, क्या कमाल करते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने कहा? मैंने कब कहा वल्लभ भाई पटेल मेंबर नहीं थे? अरे कमाल करते हो यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो संविधान सभा के एक्टिव मेंबर्स में थे। यूं क्या कर रहे हो यार? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मौलाना आजाद, ये तो 5 लोग हैं जो संविधान सभा के 5 पीर कहे जाते हैं, और आप कह रहे हो सरदार पटेल संविधान सभा के मेंबर ही नहीं थे। गप्पे ही मार रहे हो क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? तो ये सब बातें ध्यान रखना, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे,
लेकिन संविधान सभा से नजदीक से जुड़े हुए थे। इसमें सर बी एन राव संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। साथियों, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए थे, अभी बात करेंगे। टॉपिक तो आने दीजिए यार मेरे भाई, टॉपिक आने दीजिए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब देखिए साथियों, क्योंकि आप लोगों के कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि खासकर जो लोक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें साथियों इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्या प्रश्न आएंगे? हमारा जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, डिटेल में बात करेंगे। ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार है। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार है। आज का जो संविधान है, उस संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। और यही कारण है साथियों, यही कारण है। आशीष चौधरी जी का प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, इनको हाईलाइट कर दीजिएगा। यही कारण है कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उद्देशिका। ऐसे प्रश्न कथन और कारण में आ सकते हैं। जैसे कथन, आशीष का प्रश्न मुझे बाद में बताना। जैसे प्रश्न आएगा, क्या आएगा प्रश्न? कथन, प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। कारण, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार है। विकल्प 1, कथन सही, कारण सही, व्याख्या करते हैं। नंबर 2, कथन सही, कारण सही, व्याख्या नहीं करते। नंबर 3, कथन गलत, कारण सही। नंबर 4, कथन सही, कारण गलत। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये उद्देश्य प्रस्ताव का बेस बनाकर ही लिखी गई है। तो राकेश गोयल साहब एकदम सही बात कह रहे हैं। आशीष का प्रश्न मेरे सामने वापस लेकर आओ। आशीष ने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न को वापस लेकर आइए ताकि सबको फायदा मिल सके। सर, उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्या था कि इसका विरोध किया गया? अरे, उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बताया ना भाई आशीष, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा उद्देश्य प्रस्ताव पारित क्यों कर रहे हो? पारित करोगे तो फिर वो आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे जब उद्देश्य प्रस्ताव ही आपने हमारी अनुपस्थिति में पारित कर दिया तो आपको तो हमारी जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो आएंगे नहीं साथियों। इसलिए तो सारे मित्रों का जवाब एकदम सही है। सारे मित्रों का जवाब सही है कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। और ये कि जो मित्र है ये लिख रहे हैं, मैं नाम बोलूंगा नहीं, उनको बहुत बुरा लगेगा। एक मित्र लिख रहे हैं सर 22 जनवरी 1946 लिखा हो आप। अरे मेरे भाई, थोड़ा दिमाग है कि नहीं है? थोड़ा बादाम वादाम खाया करो। 22 जनवरी 1946 कैसे लिखवाएंगे यार? जब 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रख रहे हैं, 9 दिसंबर 1946 को, तो पारित क्या बैक डेट में होगा? बादाम खाओ बादाम। इस बार अगले से ऐसे बार बार लिखा ना जानबूझकर तो ब्लॉक कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। 1946 कैसे हो सकता है? 1947 होगा ना। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रस्ताव रखा गया तो पारित तो आगे होगा ना, 22 जनवरी 1947 को होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उद्देशिका के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है। उद्देशिका तो हम आगे पढ़ेंगे भाई, जब टॉपिक आएगा उस समय पढ़ेंगे। ये देखो, इनको थोड़ा यार क्या करें ऐसे लोगों का।
22 जनवरी 1946 कैसे हो सकता है? मस्तिष्क हैक नहीं है। 22 जनवरी 1947 होगा। बार बार लिख के डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्या हुआ? सर बी एन राव, अभी बात की थी हमने, सर बी एन राव, सर बी एन राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी एन राव ने तैयार किया। बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, बहुत अच्छे विधि के जानकार थे। उन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। सर बी एन राव, सर बी एन राव के एक भाई सीवा राव, सर बी एन राव के भाई सीवा राव जरूर संविधान सभा के मेंबर थे। ठीक है, सर बी एन राव के भाई सीवा राव जरूर संविधान सभा के मेंबर थे। ये मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं, ये सदस्य थे। साथियों, सर बी एन राव जो है वो ये वही बी एन राव है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति बी एन राव ही है। तो रमेश सांबरिया जी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये न्यायाधीश रहे। यस, ये वही बी एन राव है। तो ये भी लिख दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश। ऐसे ही तो प्रश्न बनते हैं यार। क्या प्रश्न बनेंगे पता है? प्रश्न बनेगा प्रारूप का क्या मतलब होता है। प्रारूप का मतलब, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अश्विनी जी ने। प्रारूप का मतलब है कच्चे रूप में, स्केलेटन फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि उत्कर्ष में पॉलिटी की क्लास कैसे चलाई जाए, इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाते हैं। तो नियम कायदों पर हमने विचार विमर्श करके कुछ मोटा मोटा एक ढांचा जो तैयार किया उसको प्रारूप कहते हैं। तो ये जो प्रारूप है वो सर बी एन राव ने तैयार किया था। प्रश्न कैसा आएगा? कितना बढ़िया एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि सर सचिन राजपूत जी ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कि बर्मा का संविधान भी इन्होंने तैयार किया। सचिन, बहुत बढ़िया बात है। प्रश्न ऐसे तो पूछेंगे, सर बी एन राव के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। नंबर 1, वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, एकदम सही। नंबर 2, उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, एकदम सही। नंबर 3, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके, एकदम सही। नंबर 4, उन्होंने बर्मा के संविधान का भी प्रारूप तैयार किया, एकदम सही। नंबर 5, वे संविधान सभा के सदस्य थे, एकदम गलत, एकदम गलत। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो ये बी एन राव, एकदम गंगा सही कह रही है, ये बी एन राव वही है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश रहे। ये बी एन राव वही है जिन्होंने बर्मा के संविधान को भी तैयार करने में मदद की थी। एकदम बात सही है। इस प्रकार की बातें जब लिखते हैं तो दिल को बहुत खुशी मिलती है, ये ध्यान रखना। आयुष तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, सर सीवा राव कौन है? सीवा राव संविधान सभा के एक मेंबर है और सर बी एन राव के भाई है। बी एन राव के क्या है? वो भाई है। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिखवाया। सर बी एन राव के भाई है सीवा राव, जो कि संविधान सभा के मेंबर थे। और सीवा राव का नाम मैंने साथियों इसलिए बताया है क्योंकि सीवा राव वो व्यक्ति है जिनकी भारत के संविधान पर बहुत अच्छी पुस्तकें भी हैं। तो क्या पता कौन सा प्रश्न बन जाए, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। क्योंकि साथियों ये सब बातें ऑलरेडी किताबों में सब लिखी हुई है, आजकल नया प्रश्न बनने लग गया है। तो सीवा राव संविधान सभा के सदस्य थे, सीवा राव सर बी एन राव के भाई थे, और सीवा राव ने भारत के संविधान पर कई सारी पुस्तकें लिखी है। ठीक है,
एकदम ठीक है, आगे चले अब। सर बी एन राव का पूरा नाम बता दिया ना भाई, बेनेगल नरसिंह राव। फिर भी लिख देता हूं, आप बार बार पूछेंगे, इससे अच्छा है कि लिख ही दूं, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। बस अब ठीक है, चलिए कोर्स पूरा हो जाएगा यार साथियों, क्यों चिंता करते हैं। सौरभ साख्य जी कह रहे हैं सर माधव राव कौन थे। अरे माधव राव पर भी बात करेंगे, थोड़ा रुक तो जाओ, रुक तो जाइए साथियों। सर बी एन राव ने जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, प्रारूप पर विचार करने हेतु एक समिति बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या समिति बनाई गई? प्रारूप समिति बनाई गई साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रारूप समिति 29 अगस्त, ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। ठीक है साथियों, और प्रारूप समिति के लिए नए नए शब्द आ सकते हैं। क्या शब्द आ सकते हैं? इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और साथियों इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या भरोसा कैसा प्रश्न बन जाए, पांडुलेखन समिति, ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? सर बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को लिखा। इस प्रारूप समिति के कई सारे नाम हैं। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसको पांडुलेखन समिति कहते हैं। ऐसा विनीता जी बता रहे हैं, ऐसा संजू बता रहे हैं, ऐसा सचिन राजपूत बता रहे हैं, पिस्ता जी भी बता रही है। बहुत बढ़िया। तो ये प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तीनों एक ही बात है साथियों, ये ध्यान रखना। इसमें कुल सदस्य साथियों 7 थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे साथियों? 7 मेंबर थे। ये तो हुई एक बात 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति गठित हुई उसके संदर्भ में। आप इसे मसौदा भी कह सकते हैं, मसौदा समिति, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बहस है उस बहस में जगह जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे क्या कहते हैं? मसौदा समिति। अरे पांडुलेखन ड्राफ्ट का मतलब भी ये होता है, अलग अलग शब्द है यार। पांडुलेखन क्यों कहते हैं तो प्रारूप समिति क्यों कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों कहते हैं, फिर मसौदा समिति क्यों कहते हैं? अरे एक ही शब्द के ये पर्यायवाची है, कोई अलग विशेष कारण से नहीं कहते हैं। पांडुलेखन और प्रारूप एक ही शब्द होता है, मसौदा एक ही शब्द होता है। हाँ आकाश जी एकदम सही बात कह रहे हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, एकदम बात सही है। टोटल मेंबर कितने थे साथियों? 7 सदस्य थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों एक प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? डॉक्टर अंबेडकर संविधान की ये जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए कब? 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या बने? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने साथियों। ये प्रारूप समिति के क्या बन गए साथियों? अध्यक्ष बन गए। पर डेट क्या थी? 30 अगस्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 29 अगस्त को प्रारूप समिति गठित हो रही है, लेकिन अध्यक्ष कब बन रहे हैं? 30 अगस्त को। कौन कौन थे इस कमेटी में अध्यक्ष सदस्य? ऐसे प्रश्न बनते हैं और बड़े अच्छे से प्रश्न बनते हैं। नंबर 1 डॉक्टर बी आर अंबेडकर,
डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है साथियों, ये तो क्या बना दिए गए, अध्यक्ष बना दिए गए। नंबर 2 मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है साथियों। नंबर 3 गोपाला स्वामी आयंगर, गोपाला स्वामी आयंगर। ठीक है साथियों। नंबर 4 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर के एम मुंशी, अभी मैं हट जाऊंगा साइड में हो जाऊंगा, के एम मुंशी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। छठा पर डीपी खेतान साहब, इनकी हो गई मृत्यु, तो इनकी जगह पर बने टी कृष्णामाचारी। वीटी नहीं है, टीटी है, टी कृष्णामाचारी। ठीक है। और एक थे बी एल मित्र, बी एल मित्र, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह पर कौन बने, माधव राव। तो मैंने कहा था साथियों कि थोड़ा सा शांति रखें, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। राकेश जी गढ़वाल साहब का प्रश्न है, क्या संविधान सभा ने इनको अध्यक्ष बनाया? जी नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर अंबेडकर साहब को क्या किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। ठीक है। अब साथियों देखिए, एक प्रश्न आ चुका है, चूंकि अपने को मालूम होना चाहिए, ये सब मनोनीत किए गए, संजू जी मनोनीत किए गए थे। अब देखिए एक प्रश्न आ चुका है, आप ही खुद तय करना, आप खुद ही तय करना। और ये जो लक्ष्मीकांत जी दिवाकर साहब का जो प्रश्न है, ये थोड़ी देर मुझे बाद में वापस बताना, इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। साथियों एक प्रश्न आया है कि संविधान सभा की ये जो प्रारूप समिति थी, उसके एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? मैं साथियों एकदम क्लियर कर देता हूं, ये प्रश्न गलत है। वापस सुनिए, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? और आंसर हुआ के एम मुंशी। मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न एकदम गलत है साथियों। आप कहेंगे आपके कहने से गलत हो जाएगा क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने से गलत हो जाएगा, लेकिन साथियों मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। आप खुद तय करना दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि मुस्लिम लीग से जब मोहम्मद सादुल्ला थे, तो प्रारूप समिति के बाकी 6 सदस्य कौन सी पार्टी से थे? आप मुझे जवाब दीजिए कि मोहम्मद सादुल्ला जब मुस्लिम लीग से थे, तो बाकी 6 लोग कौन सी पार्टी से थे? बाकी 6 के 6 साथियों कांग्रेस से थे, बाकी 6 से 6 कांग्रेस के थे साथियों। लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही थी साथियों, और वो क्या कही थी मैंने साथियों? मैंने आपको यह कही थी कि आप ध्यान रखना किस बात का, कि संविधान सभा में कांग्रेस के टिकट पर कई लोग चुनाव जीत कर तो आए थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर कई लोग चुनाव जीत कर तो आए थे, लेकिन वो मूलतः कांग्रेस के नहीं थे। ये बात मैंने आपको कही थी साथियों। वो बाद में कांग्रेस के अटैच हुए, जैसे ये सारे लोग। डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो कांग्रेस के प्रबल विरोधियों में से थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान साहब, टीटी कृष्णामाचारी, बी एल मित्तर, माधव राव, इनका कोई कांग्रेस के साथ संबंध नहीं था, लेकिन मूल रूप से मूलतः कांग्रेसी एक व्यक्ति थे, के एम मुंशी। तो प्रश्न कुछ इस तरह से आना चाहिए था कि प्रारूप समिति में एकमात्र मूलतः कांग्रेसी कौन थे? मूल रूप से कांग्रेस किसके साथ संबंध किसका था?
तब आंसर होता है KM मुंशी जी। क्या मेरी बात को समझे? सारे मित्र जवाब दे रहे हैं कि KM मुंशी मूल कांग्रेसी थे। राहुल भैरवाल साहब ऐसा कह रहे हैं, आप बात एकदम सही कह रहे हैं। कुणाल साहब भी बात सही कह रहे हैं, एकदम बात सही है। तो प्रश्न गलत था, मूलतः कांग्रेसी कौन थे? अगर यह प्रश्न आता है तो साथियों आंसर होता है KM मुंशी। हाँ, ये सुरजन जी चौधरी साहब कह रहे हैं कि सर इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे पूछा जा चुका है सुरजन जी, मुझे मालूम नहीं आप कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, और मजबूरी में हमको KM मुंशी लिखना पड़ा, जबकि बाकी वाले भी कांग्रेसी थे मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर। पर चूंकि मजबूरी में इसलिए लिखना पड़ा कि हमने ये सोच लिया कि शायद पेपर सेटर जो है वो ये पूछना चाह रहा हो कि मूलतः कौन है, तो हमने मूलतः मानकर लिख दिया। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साथियों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। तो DP खेतान साहब का निधन होने के बाद में TT कृष्णमाचारी और BL मित्र साहब के इस्तीफा देने के बाद में माधव राव जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का क्या बनाया गया साथियों? मेंबर बनाया गया। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था, निशांत जी का प्रश्न रोके जरा एक सेकंड। निशांत जी का प्रश्न, 29 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्या तब मुस्लिम लीग आ गई थी संविधान सभा में? जी नहीं, मुस्लिम लीग नहीं आई, आने की कोई संभावना नहीं थी। तो पंडित नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, ये सब ने मिलकर ये तय किया कि भाई अब इंतजार और नहीं। कब तक करेंगे इंतजार? उनके इंतजार में तो फिर संविधान सभा का कोई मतलब ही नहीं रहा। मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार जिस कारण से कर रही है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, इसलिए अब और इंतजार नहीं हो सकता है। इसलिए मुस्लिम लीग के बिना ही हमने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया साथियों? पारित कर लिया। ये बात ध्यान रहेगी। रमेश कुमार जी, 30 अगस्त है मेरे भाई, 30 अक्टूबर क्यों जा रहे हैं? मोहम्मद रिजवान जी कह रहे हैं कि सर मोहम्मद सादुल्ला कैसे सदस्य बन गए जबकि मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया। रिजवान साहब, आपने मुझे ये प्रश्न उस समय तो नहीं पूछा जब मैंने आपको ये कहा था कि बेगम अयाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, और मैंने आपको यह भी कहा था कि वो मुस्लिम लीग से चुनाव जीत कर आई, तब तो आपने प्रश्न नहीं पूछा था। अरे मेरे भाई, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, मुस्लिम लीग के कई सारे मेंबर्स पाकिस्तान चले गए, लेकिन मुस्लिम लीग के कई सारे मेंबर्स भारत में रहे। नुसरत मोहानी साहब कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? बेगम अयाज रसूल कौन थी? ये सब मुस्लिम लीग से थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का निश्चय किया। उन्हीं में से एक थे मोहम्मद सादुल्ला साहब, जो चुनाव जीत कर आए थे मुस्लिम लीग से। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में नहीं गए, वो कहां रहे? भारत में रहे। और भी कई सारे लोग मेंबर्स थे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं साथियों। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को आने वाली है, उस दिन तो हम खैर साथियों चर्चा करेंगे ही करेंगे, विशेष चर्चा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। लेकिन साथियों, डॉक्टर अंबेडकर साहब जब तक प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बने, तब तक संविधान सभा में कोई विशेष उनकी भूमिका नजर नहीं आती है, क्योंकि शुरुआती दौर में वो कांग्रेस के विरोधी रहे थे। इस वजह से उनकी ज्यादा भूमिका नजर आती नहीं है। 13 दिसंबर को जब प्रारूप उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, तब भी वो विरोध में नजर आते हैं। हालांकि उसका एक तकनीकी रूप से कोई दूसरा कारण है। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर साहब इनिशियल स्टेज में जब चुनाव लड़ा था उन्होंने बॉम्बे से, तो वो चुनाव हार गए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान सभा के सदस्य का चुनाव बॉम्बे से लड़ा, चुनाव हार गए। फिर साथियों वो बंगाल गए, और बंगाल में मुस्लिम लीग की सहायता से वो चुनाव जीते। ठीक है साथियों, ये तो हुई एक बात, ये ध्यान रखना। दूसरी बात साथियों, वो जिस जगह से चुनाव जीत कर आए थे
वो जो उनका निर्वाचन जो क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है जैसूर कुलना। उसका नाम क्या है? जैसूर कुलना। साथियों, देश की आजादी जब नजदीक आ रही थी तो ये भी तय हो गया था कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनेगा, ये सब कुछ तय हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसूर कुलना, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। साथियों, वो क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में चले जाने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर नहीं रह पाए साथियों, क्योंकि पाकिस्तान में उनका निर्वाचन क्षेत्र चला गया। यह है दूसरी बात साथियों। जैसूर कुलना, क्या बात है, विकास सिंह जी ने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, आशीष, कि डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उसका जवाब दे रहे हैं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया, उसी दौरान हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, क्या नाम? बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब जब भारतीय संविधान का प्रारूप की तैयारी करने में लगे हुए थे, तो बी.एन. राव साहब ने अलग अलग देशों की यात्रा की। वो अमेरिका गए, वो कनाडा गए, वो इंग्लैंड गए। वहां जाकर उन्होंने दुनिया के देशों के संविधान को देखा। जब वो इंग्लैंड पहुंचे साथियों, तो बी.एन. राव ने दुनिया भर के संविधानों के जानकार मास्टर आइवर जेनिंग्स से मुलाकात की। सर आइवर जेनिंग्स, ये नाम लिख देना। सर आइवर जेनिंग्स से मुलाकात की। ये कहां के थे? इंग्लैंड के थे। उनको कहा कि सर, हमारे देश में संविधान का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, आप हमारी क्या कीजिए? मदद कीजिए। आइवर जेनिंग्स ने कहा, अरे मेरे पास क्यों आए हो? आपके खुद के देश में संविधानों का मास्टर व्यक्ति बैठा है, उससे आप संपर्क कीजिए। सर बी.एन. राव ने आइवर जेनिंग्स से पूछा, कौन? जवाब मिला, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। बी.एन. राव भारत लौटे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके ये बात बताई जो जेनिंग्स ने उन्हें कही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत, उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे बी.जी. खैर, लिख देता हूं, बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री का पद था, बॉम्बे के प्रधानमंत्री बी.जी. खैर, क्या नाम है? बी.जी. खैर। बी.जी. खैर को पत्र लिखा। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाना है। तो साथियों, एम.आर. जयकर साहब ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की वजह से जो सीट खाली थी, जो सीट खाली थी, इस्तीफा से स्थान रिक्त जो हुआ था, एम.आर. जयकर साहब खुद बॉम्बे से थे। ये लीजिए, कलर चेंज कर दिया। एम.आर. जयकर साहब बॉम्बे से थे, इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री बी.जी. खैर को कहा, कुछ तो करो। तो बी.जी. खैर ने एम.आर. जयकर साहब का जो स्थान रिक्त हुआ, उस स्थान से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब को संविधान सभा का मेंबर बना दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में मेंबर कहां से बन गए साथियों? बॉम्बे से मेंबर बन गए। बॉम्बे से मेंबर बन गए। ठीक है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे। क्या प्रश्न पूछोगे? विवेक चौहान साहब एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जेनिंग्स साहब को कैसे पता चला कि अंबेडकर इतने बड़े ज्ञाता थे। अरे मेरे भाई, आपको मालूम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की पढ़ाई कहाँ से हुई है? आपको मालूम है 1930, 1931, 1932 के जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुए थे, उनमें से इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में
डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा, जिस तरह से दलित भाइयों के दर्द को वहाँ पर रखा, और जब डॉक्टर अंबेडकर जब भी कोई बात करते थे तो उसके पीछे वो लॉजिक देते थे, वो कारण बतलाते थे, तर्क बतलाते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर की शख्सियत से तो 1930, 1931, 1932 के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से पूरी दुनिया परिचित हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी यार। तो डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान के बहुत बड़े जानकार थे और ये दुनिया को पता था। और 1935 का जब भारत शासन अधिनियम जब बना था तो क्या डॉक्टर अंबेडकर का उस संदर्भ में योगदान नहीं था? साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी और उसके बाद में जब कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा की गई थी तो इन सब के पीछे कौन था? डॉक्टर अंबेडकर। पूना पैक्ट जब बन रहा है उन सब के पीछे कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। तो पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर की शख्सियत से परिचित थी, और कम से कम वो लोग तो परिचित थे साथियों जो संविधान के बारे में बात करते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, चिंता मत कीजिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हो गए, मनोनीत तो होते ही नहीं थे, निर्वाचित हो गए साथियों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने बताया, आपको मालूम होना चाहिए। अब साथियों प्रश्न आता है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से मेंबर चुने गए थे? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से मेंबर चुने गए थे? और ऑप्शन बंगाल भी आता है और ऑप्शन बॉम्बे भी आता है। तो साथियों आप बॉम्बे लिखिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में डॉक्टर अंबेडकर बंगाल से ही संविधान सभा के मेंबर रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी से ही उनका स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया। इसके बाद में वो अंतिम समय तक कहां से मेंबर रहे? बॉम्बे से रहे। तो कुछ लिख दीजिएगा, कुछ बातें लिखिएगा, ऐसा मैं जैसा कह रहा हूं लिख दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ में मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र कोष्टक में लिख देना जैसुर कुलना, पाकिस्तान में चले जाने के कारण वे बॉम्बे लिखना है क्योंकि उस समय बॉम्बे था, वे बॉम्बे से सदस्य बने थे। ये बात मैंने बोली थी, अब ये बात मैंने लिखवा दी साथियों। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और भी बात करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों के बारे में भी अपने को बात करनी है। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है साथियों। कल जब आएंगे तब और संविधान सभा के कुछ फैक्ट जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।